शामिल है जी। और बड़े खुशी की बात है कि हमारी पार्टी के राज्य सचिव केंद्रीय कमेटी के नेता कॉमरेड जसविंदर सिंह जी भी हमारे बीच में आए हैं और आज आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद है कि आप लोग जो भी अपना जो करें उसमें सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार। आज पूरा हो चुका है और उस चुनाव के बाद जिस प्रकार रुझान सामने आए हैं, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री न केवल बौखला गए हैं बल्कि ऐसी स्तर ही बातें कर रहे हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के भी खिलाफ हैं। और ये जो परिस्थितियां हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ उसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की बात करेंगे। और इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं कि हम चाहते हैं कि जनता के जो बुनियादी मुद्दों की चर्चा हो। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला सामने आया है, जिसके लिए सिर्फ हमारी पार्टी उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सिर्फ हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया है, एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा है। हम शुरू से इसके खिलाफ थे। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उसको गैर संवैधानिक करार दिया है और जब सामने आए हैं तब सामने आया है कि किस प्रकार चंदा लो और धंधा दो की बातें हो रही थी। ऐसी कंपनियां, जिन कंपनियों के जिन दवा कंपनियों की जो दवाएं थी, उनको जो है कि उनको MCI की ओर से जो है कि उनको जो मानदंड है, मानदंडों का अमानक घोषित कर दिया गया था। वो 250 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये चंदा देती हैं और उन्हीं दवाओं को फिर से एक मानक घोषित कर दिया जाता है। चंदा लेने के लिए इस देश के भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता की जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी को दांव पे लगाया है। जहां पर आकर वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, जब इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आता है तब पता पड़ता है कि बीफ कंपनियों का व्यापार करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपये चंदा जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो और ये जो धंधा लो और चाहे चंदा दो और धंधा लो वाली जो उनकी जो कोशिश है, उनकी जो नीति थी, उस नीति से ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया है कि जो कंपनी का 250 का कारोबार है और 250 करोड़ का कारोबार है और 1400 करोड़ रुपये चंदा दे रहे। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसको जो है कि हमारी पार्टी के हस्तक्षेप के बाद जो है कि उजागर किया गया है। और वही सवाल है, जो सवाल हम जनता से कहना चाहते हैं कि अब जब मोदी जी जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी। जब वो मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तो 10 साल में उन्होंने जो जनता के साथ वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और आज से 2 साल पहले जो सरसों 8,000 रुपये क्विंटल बिका करती थी जहाँ भिंड के किसानों की, और वो 4700 रुपये क्विंटल बिक रही है। आय तो घट रही है। तो आपको तो इस पे आपको एक प्रधानमंत्री के नाते, एक राजनीतिक दल के नाते इस पे जवाब देना है कि जो आपने दुगनी आय करने का वादा किया था उसका क्या हुआ। आपको तो इस पे जवाब देना है कि आपने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल पैदा किए जाएंगे। 10 साल में 20 करोड़ रोज़गार पैदा होने चाहिए थे और सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से ही 10 साल में 12 करोड़ लोग बेरोजगार और हुए। तो ये जो असली मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। मुद्दा इस पे चर्चा होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था और मोदी जी ने कहा था कि काला धन आएगा, 15-15 लाख सबके खाते में पहुंचेंगे, उसका क्या हुआ? बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है। और आज ये जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी BJP का अर्थ
भ्रष्टाचारी जुटाऊ पार्टी हो गया है। आप जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री भोपाल के अंदर भाषण देते हैं कि एनसीपी ने 4000 करोड़ का घोटाला किया है और उनके नेता चक्की पीसेंगे, अब जेल के अंदर चक्की पीसेंगे। और 3 दिन बाद वही जिन पे 4000 करोड़ का घोटाले का आरोप होता है, वही अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाता है और महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री बन जाता है। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए कहा था कि भारत के शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए जो आवंटित प्लॉट थे वो भी जो है कि अशोक चव्हाण खा गया है। वही जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो फाइल को बंद कर दिया जाता है, उनको राज्यसभा में पहुंचा दिया जाता है और इस समय वो लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ने प्रत्याशी हैं। असम के मुख्यमंत्री, जब वो कांग्रेस के मंत्री होते थे उस समय अमित शाह ने भाषण देते हुए कहा था कि ये दुनिया के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति हैं, और जो दुनिया के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति थे अब वो भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां बता रही हैं कि किस प्रकार ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे देश के लिए बहुत निर्णायक चुनाव है। इसलिए भी कि करीब आज से 10 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जहाँ के नागरिकों के जो राजनीतिक और नागरिक जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है, और इसलिए इस देश के इसलिए लोकसभा के अंदर जो होने वाले चुनाव हैं लोकसभा के, वो चुनाव भी अपने आप में उनकी निष्पक्षता संदेह के घेरे में। अब इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि हमारा जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में आज से 2 महीने पहले तक 2 चुनाव आयुक्त थे, एक पद होता था। तो दोनों चुनाव आयुक्त बंगाल जाते हैं वहाँ पर चुनाव की समीक्षा करने के लिए, और उसके बाद एक चुनाव आयुक्त अशोक लहासा साहब अगले दिन जो पत्रकार वार्ता होती है, पत्रकारिता में हिस्सा लेने की बजाय दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आके घोषणा कर देते हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं जो है कि अब जो है कि अपने पद से इस्तीफा देता। ये पहली बार हुआ है कि जब चुनाव सर पे थे, लोकसभा के चुनाव सर पे हैं, एक चुनाव आयुक्त जो है कि इस्तीफा दे देता है और कारण बताता है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन असली वजह ये नहीं है। 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में प्रधानमंत्री इस समय जिस प्रकार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, 2019 के चुनाव में भी इसी प्रकार जो है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। उस समय हमारी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को शिकायतें की गई थी कि ये जो चुनाव आचार संहिता का प्रधानमंत्री उल्लंघन कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में हमें जानकारी मिली कि हमारी जितनी भी शिकायतें थी, सारी शिकायतों को जो है कि उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, उस जानकारी में आया है कि वो चुनाव आयुक्तों के चुनाव आयोग के बहुमत का फैसला था। 3 में से 2 जो चुनाव आयुक्त थे वो उन्होंने उसको खारिज किया, और जो अशोक लहासा साहब थे वो कहते थे कि नहीं, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए जो इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बहुमत का फैसला था। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अशोक लहासा साहब का ज़मीर जो है गवाही नहीं दे रहा था कि जिस प्रकार राजनीतिक दबाव उन पर बनाया जा रहा है, सरकार के पक्ष में काम करने के लिए जैसा कहा जा रहा है, वैसा उनके ज़मीर ने गवारा नहीं किया और अंत में आकर उन्हें इस्तीफा दे दिया। ये पहली बार हो रहा है कि जब हमारी जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है, उस नियुक्ति के लिए अभी तक जो प्रावधान था उसमें 3 सदस्यीय समिति होती थी, एक प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष जीतना चाहते हैं तीसरी बार, क्योंकि वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने का अर्थ है कि इस देश के अंदर गरीबों को जो मिलने वाला मताधिकार है, उस मताधिकार का ख़त्म हो जाना।
संविधान बदलने का अर्थ है कि जहाँ पर जो महिलाओं की बराबरी है का अधिकार है, उस अधिकार का ख़त्म हो जाना। इसका अर्थ है कि हमारे देश के अंदर दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़े वर्गों को, उनको जो आरक्षण और उनको जो संरक्षण संविधान के अंदर मिला हुआ है, वो उस सब का खात्मा हो जाना। और इसलिए ये जो पार्टी है ये अगर संविधान को ख़त्म करना चाहती है तो इसका अर्थ जो है कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम जो है कि मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। इसलिए अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए है। ये चुनाव जिस प्रकार कारपोरेट पूंजी का मदद करने के लिए, अंबानी और अडानी की मदद करने के लिए देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है। और उस लड़ाई के लिए समस्त विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन का नाम से जो है कि गठबंधन बनाया है। और उसके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर इस देश के अंदर जो है कि लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, ये जो राजनीतिक प्रणाली उस प्रणाली को बचाना चाहते हैं। और इसीलिए जहाँ पर हमारी पार्टी अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग परिस्थिति है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि हमारी पार्टी के संबंध में अंडरस्टैंडिंग बनी है कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। पूरे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेगी। पूरी ताकत के साथ हमारी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर लगी हुई है। और जहाँ पर भी भिंड के अंदर भी हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ जो है कि एकजुट है और तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे।